जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवंडी के रफ़ीक नगर के इलाके में और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बारी साहब। नाज़रीन, आज कुछ अहम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कुछ बड़ी बातों का खुलासा भी आज होगा इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान का मसला काफ़ी दिनों से लोगों के सामने आया हुआ है कि जहां पर 18 महीने 2 साल के बाद भी दफनाई हुए जनाजे जो है वो कच्चे निकल रहे हुए, यानी बॉडी जो है वो डिस्पोज नहीं हुई है। इसी मसले पर बात करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बारी साहब। अब्दुल बारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे नाजरीन है इनको ये बताना है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं और क्या आपका नाम है। आप पूरी जानकारी पहले आप हमारे नाजरीन को दीजिए। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान डिजिटल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ के जो कब्रिस्तान के मसाइल पे हमसे बात करी। और मेरा नाम अब्दुल बारी ख़ान है। मैं इस इलाके में 40 साल से रहता हूं और कंस्ट्रक्शन का मेरा कारोबार है। आज रफ़ीक नगर कब्रिस्तान का जो मामला, ये 2018 से इसकी तहरीक हम लोगों ने शुरू की थी और 27 अप्रैल 2018 को मुसलसल तहरीक, आवामी तहरीक के बाद ये कब्रिस्तान आवाम को दिया गया था। अब्दुल बारी भाई, जैसे कि आज जो मसला सबके सामने है कि चित्ता रफ़ीक नगर का जो कब्रिस्तान है यहाँ पर बॉडी कच्ची निकल रही है और जो देवनार का कब्रिस्तान है गालिबन वो भी काफ़ी लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ हो रही थी कि अपने जनाजों को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ दफनाएंगे, कुछ बॉडियाँ चिता के मार रही थी और ये सारे मसले लोगों के सामने थे। आखिर वजह क्या है कि यहाँ पर बॉडियाँ डिस्पोज नहीं हो रही थी? यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा है, एक आमदार है, 6 कॉरपोरेटर है इस इलाके के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी कसीर तादाद वाला मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, लेकिन ऐसा मसला क्यों पेश आ रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि आपने काफी लंबे अरसे से इस पे वर्क किया है, तो क्या बताना चाहेंगे आवाम को? देखिए, ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। जितने भी सियासी लीडरान हैं, वो अबू हाशिम आज़मी साहब हो या कांग्रेस के यूसुफ अबरानी जो यहाँ MLA रहे, या इसके बाद जो लोग आएंगे, सबको कब्र में ही जाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज का मुद्दा नहीं है। मैं थोड़ा सी आपके माध्यम से मैं आवाम को 50 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जब 50 साल पहले 171 शौनगर मानकुर तालुका नहीं था, 172 अणुशक्ति नगर तालुका नहीं था, 173 चैम्बूर तालुका नहीं था। उस वक्त 46 असेंबली का ट्रॉम्बे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाई जाती थी। उस वक्त सिर्फ एक देवनार कब्रिस्तान हमें यहाँ दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि आबादी का तनासुब बढ़ता गया और आज आप देखिए कि वह उसी 46 ट्रॉम्बे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ गई। 171 मानकुर तालुका, 172 अणुशक्ति नगर तालुका, 173 चैम्बूर तालुका बना। तो आबादी का तनासुब भी बढ़ा 50 साल में। बट देवनार कब्रिस्तान जो है वो सिर्फ एक वाहिद कब्रिस्तान हमें यहाँ इस इलाके के लिए दिया गया था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि 50 साल से जो आबादी थी उसका तनासुब बढ़ा। दूसरी बात, प्रोजेक्ट इफेक्टेड जो पर्सन्स थे, जिसको हम PAP कहते हैं, वो बॉम्बे के तमाम जितने भी झुग्गी झोपड़ी थी, जो रोड, सड़क, नाले वगैरह से जो लोगों को उन्होंने तोड़कर जो झोपड़ी का यहाँ अल्टरनेट अकोमोडेशन दिया, उसके लिए SRA की बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ बनाई गई और वो इमारतें कई हज़ारों की तादाद में बनाई गई। आप देखिए कि जितने भी PAP में जो लोग थे सबको लाके गोंडी के इलाके में बसाया गया। तो मेरा ये कहना है कि जो यहाँ एग्जिस्टिंग जो लोग पहले से रहते थे उनकी आबादी का तनासुब बढ़ गया। अब उसके अलावा ये कब्रिस्तान जो है उनके लिए शॉर्ट हो गया। अब जो बिल्डिंगें आई तो बिल्डिंगों में जो लोगों को लाके बसाया गया तो उनके लिए पानी, लाइट, रहने का इंतजाम तो दिया गवर्नमेंट ने, पर उनके मरने के बाद उनके दफन का इंतजाम कहाँ दिया? तो वो एक वजह इसके लिए अहम थी। 2018 में एक जनाजा था, अली नाम था, हमारे दोस्त थे। उनके जनाजे पे जब हम लोग देवनार कब्रिस्तान गए, वहाँ ये पता चला कि भाई इस कब्र से एक बॉडी को अभी निकाला गया है। और जब दफन हम लोगों ने अली साहब को कर दिया, उसके बाद हमने देखा तो एक खातून की बॉडी थी, उनके बाल वगैरह पूरे दिख रहे थे। वहाँ से ये तनाज़ा मंजर आम पर आया और फिर मीडिया के जरिए हम लोगों ने इसको आवाम में लाया। उसके बाद एक कमेटी बनाई हम लोगों ने, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान एक्शन कमेटी, क्योंकि रफ़ीक नगर कब्रिस्तान उस वक्त तक ये काम चालू नहीं था। तो रफ़ीक नगर कब्रिस्तान का काम जो है वो रुका हुआ था और मिसेस EA सन्स, खान एंड सन्स, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो जब उसकी तहकीक हम लोगों ने की तो बताइए चला कि भाई ये कब्रिस्तान तो 2017 में शुरू हो जाना चाहिए था। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और 8 करोड़
63 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था वो। जब ये कमेटी बना के जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि कब्रिस्तान का जो ड्यू डेट थी वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और ये सन्स ने आसिफ चूनावाला करके एक कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। जब ये मूवमेंट हम लोगों ने चलाया तो उसके बाद हम लोगों को तमाम चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हुई, और हमारे मूवमेंट तकरीबन 2-2.5 महीना ये मूवमेंट चला, 3 महीना मूवमेंट चला ये। उसके बाद ये हमको ये पता चला कि भाई 2017 के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को एक्सटेंशन करके 12 महीने उसके और बढ़ा दिए गए। फिर उसके बाद पता चला कि 4 महीने और बढ़ा दिए गए। इसी तरह ये हमारे मूवमेंट के दरमियान हमको पता चला कि जो 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था ये एंड सन्स का, वो 44 महीने कर दिया गया, और उसकी आखिरी ड्यू डेट जो थी वो इधर लिखी हुई है मेरे पास, 4 तारीख मार्च का महीना 2018 में उसको एनी हाउ ये कब्रिस्तान पब्लिक को इशू हैंड ओवर करना था, मगर उन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की और 27 अप्रैल को ये कब्रिस्तान आवाम को दिया गया। तो ये कब्रिस्तान जब यहाँ के लोगों को हैंड ओवर हुआ तो आज ये बताया जा रहा है कि 2018, जैसे आप बता रहे हो 2018 से आज 5 साल का वक्फा गुजर गया है। 5 साल के बाद भी जब बॉडियां अगर कच्ची निकल रही है, यहाँ पर बॉडी दफनाने के बाद भी बॉडी डिस्पोज नहीं हो रही, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मेरे पास कुछ अखबारात है, उसकी कटिंग्स वगैरह मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। उसी वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि इसको जो है 2 कब्रिस्तान से ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी आवाम की, कम से कम हमको एक और कब्रिस्तान यहाँ हुकूमत की तरफ से दिया जाए। और दूसरी बात, ये 5 साल का नहीं बल्कि 6 साल का वक्फा गुजर चुका है एक कब्रिस्तान को शुरू होकर, और हमने ये कहा था, जॉइंट मीटिंग हुई थी जिसमें एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर आई कुंदन मैडम थी, उसके बाद जो ईस्टर्न सबब की है, और हेल्थ कमिश्नर, डिप्टी हेल्थ कमिश्नर मिस्टर धामले साहब थे। उनसे जब जॉइंट मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने कहा था कि भाई इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दे दिया है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो शख्स 18 महीने में इतना अहम जो मामला है दफन करने का, दफन भूमि जो 18 महीने में नहीं दे सका, तो मैंने कहा इसको आप ब्लैक लिस्ट कर दो। तो ना उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, ना इसकी, उन्होंने कहा था कि हम इसकी बाकायदा एक SIT कमेटी बना के इंक्वायरी करेंगे मट्टी की, कि मरूम मट्टी है या बिल्डिंग के जो पाइलिंग की मिट्टी है उसको लाके इधर डंप किया गया है, और किसके जरिए डंप किया गया है, वो कौन सा पीछे से रैकेट काम कर रहा था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जब उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, हमने बाकायदा अखबारों में कहा था कि भाई इतनी आबादी के तनासुब से ये कब्रिस्तान फिर भर जाएगा, और वही मामला हुआ। ये कब्रिस्तान 2018 जब शुरू हुआ, 2019 में फिर बंद हुआ, फिर देवनार शुरू हुआ, फिर उसके बाद 2020-21 में फिर ये बंद हुआ, फिर देवनार शुरू हुआ। तो ये भाई पहली मरतबा नहीं हुआ है, तीसरी मरतबा हो चुका है ये। अभी 2022 18 तारीख 11वें महीने पे ये कब्रिस्तान शुरू हुआ रफी नगर का। 7 महीने के अंदर 8 तारीख 6ठा महीना 2023 को कब्रिस्तान फिर बंद हो गया। यानी आबादी का तनासुब के हिसाब से 5 से 6 बॉडी रोजाना जो है तस्लीम के लिए आ रही है। अब एक कब्रिस्तान चालू होता है तो दूसरा बंद होता है, दूसरा चालू होता है तो तीसरा बंद होता है। तो इसके लिए हमने 2018 में ही कहा था कि भाई इसकी इंक्वायरी हो कॉन्ट्रैक्टर की, नए कॉन्ट्रैक्टर को ये जिम्मेदारी दी जाए, और इसमें अगर मरूम नहीं है तो उसकी भी इंक्वायरी हो, और उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है अगर आती है तो उसको आवाम के अंदर, आवाम के सामने लाई जाए उसको, और इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, और एक नया कब्रिस्तान का अल्टरनेट जो है वो गवर्नमेंट हमको दे। कोई काम नहीं हुआ अब तक। अब वापस एक कब्रिस्तान, जब कच्ची बॉडी यहाँ भी निकली है, अब कच्ची बॉडी का निकलने का एक रीजन रहा कि ये कब्रिस्तान को बंद कर दिया उन्होंने। अब वो कब्रिस्तान ऑलरेडी बंद था, ये कब्रिस्तान आपने बंद कर दिया। अब चीता कैंप के इलाके के अंदर हम अपनी बॉडी लेके क्यों जाएं? उसके अंदर जो वहाँ की आबादी है, वहाँ के जनाजे किधर जाएंगे? उनका सवाल सही है। अब छेड़ा नगर का जो इधर कब्रिस्तान है वो भी इस हालत में है कि अगर आप वहाँ चले जाए तो आप, मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि गड्ढों का एक पूरा समंदर बना हुआ है बरसात के अंदर, तो वहाँ बॉडी कैसी लेके जाए? वो भी छोटा कब्रिस्तान है। तो ये पहले से तमाम के यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं और यहाँ के जो अपना जो ऑफिसर्स है, हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह है, जो यहाँ योजना आयोग जो है जो प्लानिंग करते हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए था कि वोटिंग तो आप 3 असेंबली हल्के से बराबर ले रहे हो, 3 MLA यहाँ हैं, तो आपको कब्रिस्तान के लिए भी जगह देनी चाहिए थी, शमशान के लिए भी जगह देनी चाहिए थी। जब SRA ने यहाँ प्रपोजल पुटअप किया तो क्या SRA इतनी बड़ी संस्था है कंस्ट्रक्शन की कि उसके अंदर इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स है, उनको ये पता नहीं है कि भाई नियोजन कैसा करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए? ना स्कूल आपने दी, ना किसी चीज़ की आपने सहूलत दी, अपने घर बना के लोगों को लाके वहाँ शिफ्टिंग दे दी। तो कब्रिस्तान की जगह भी देना चाहिए था। वो पूरा लोड जो है देवनार पे पड़ गया। उसके बाद जब बीच में कोरोना का जो कॉल आया, उसमें भी बाहर की जितनी बॉडियां थी रफी नगर में लाके आपने दफन कर दी। तो यहाँ के लोग किधर जाएंगे?
टेम्पो में अपने जनाजे लेके आके लोग दूसरी जगह पे दफन कर रहे हैं। कहीं फोन मुझे आए, हिंदुस्तान अखबार के मुदीर और मालिक जनाब सरफराज आरजू साहब के साहबजादे नजीब आरजू साहब का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा था कि देवनार में उनकी खाला का इंतकाल हुआ है और यहाँ कब्रिस्तान ना होने की वजह से बोले अब्दुल बारी भाई हम उनको कुरैश नगर कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। तो आज जो मीडिया के इतने बड़े बड़े नाम हैं, आज उनके पास भी कोई अल्टरनेट नहीं है। कल यहाँ कोई बड़े लीडर का इंतकाल हो गया, उनके घर में बॉडी जनाजा होगा, तो क्योंकि मौत और जिंदगी का वो मालिक अल्लाह है, किसी के घर में भी इंतकाल हो सकता है, वो कहाँ लेके जाएंगे। कई लोगों ने कहा मुझसे कि भाई हम इसमें मरी लाइन में जो कब्रिस्तान है हम वहाँ ले जा रहे हैं। किसी ने कहा मुझसे कि जो भाई कल्ला में कब्रिस्तान है हम वहाँ ले जा रहे हैं। जो साहिब इस्तिताअत है, जिनके बाद लवाजमात है, ले जाने के खर्चे हैं, वो 2-2 3-3 एम्बुलेंस कर सकते हैं, गाड़ी भाड़ा कर से अपने जनाजे को ले जा सकते हैं। जो गरीब, यहाँ ये इलाका जो है रोज आने का मेहनत मजदूरी करने वालों का इलाका है ये, तो वो बेचारे गरीब अपना जनाजा कहाँ लेके जाए। तो ये तमाम हालात हैं भाई यहाँ पे। अब्दुल बारी भाई, ये जैसे कि मैंने सवाल आपसे ये किया था कि वजह क्या है बॉडी कच्ची निकल रही है, ये तो खैर आपने जो तफसीलात बताई ये कब्रिस्तान के मसले पर है कि कब्रिस्तान छोटा पड़ गया या वहां से आप लोगों ने ये काम किया। आखिर आज वजह क्या है कि 18 महीने 2 साल 4 साल होने के बाद भी बॉडी यहाँ से कच्ची निकल रही है? जबकि यहाँ के आमदार ने बीच में एक स्टेटमेंट ये दिया था, एक इंटरव्यू से बात करते हुए, चैनल पे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बरगे जो है वो प्लास्टिक के आ रहे हैं, कफन जो है वो टेरिकॉटन का आ रहा है, और मट्टी जो है वो भी थोड़ी सी मसाले, माफ कीजिएगा, मसाले जो है वो भी डुप्लीकेट चाइना के मसाले आ रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी गल नहीं रही है। आखिर वजह क्या है, असला सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए आशिम भाई यहाँ 3 टर्म से आमदार हैं, उनको मुझसे ज़्यादा मालूमात है इस ताल्लुक से। उन्होंने तहकीकात की होगी, उनके नॉलेज में होगा और उनके पास इस बात के सबूत होंगे कि प्लास्टिक के बरगे आ रहे हैं और तमाम चीज़ें, जब भी उन्होंने ये बात की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बॉडी को अगर साइंटिफिकली अगर आप देखें तो उसको डिस्पोज होने के लिए कम से कम 18 महीने लगते हैं, बराबर है। अब मेरे पास जो मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, MHO जो है हमारे डॉक्टर फुंडे, आप उनसे भी बात करिए। 18 तारीख नवंबर का महीना 2022, 18 तारीख नवंबर का महीना 2022 को रफीक नगर कब्रिस्तान को शुरू किया गया। अच्छा, इसे बंद कब किया गया? 8 जून 2023। तो आप ये पीरियड देखिए, सिर्फ 7 महीने का पीरियड है ये। तो 7 महीने के पीरियड के अंदर आप ये बताइए कि बॉडी कैसे डिस्पोज होगी, क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा है ना उसको। अगर ये होता कि भाई 18/11/2022 को ये कब्रिस्तान शुरू हुआ और 18/11/2023 तक अगर आपने इसको बॉडी को मौका दिया होता तो हम कह सकते थे कि भाई 1 साल हो गए, या तो 7 ही महीने हुए हैं। तो 7 महीने में फिर बॉडी कच्ची नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी बताइए आप। तो ये 7 महीने में पूरा कब्रिस्तान इतना भर गया है कि आज जगह ही नहीं है कब्रिस्तान में दफनाने। तो मैंने ये कहा ना कि पूरा लोड है ना, 8 से 10 लाख आबादी का इलाका है ये। 171 और 172 ये दोनों का लोड इस पे है। तो आप दोनों की आबादी आप देख लीजिए। तो एज ए वोटर मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए पॉपुलेशन 8 से 10 लाख आबादी है, हाँ, और 5 से 6 जो है रोजाना का रेशो है इंतकाल का। अगर 6 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो एक महीने के अंदर 200-250 इंतकाल हो रहे हैं, तो वो हिसाब से इसकी 800-900 की कैपेसिटी है। तो ये तो 7 महीने तो बहुत ज्यादा चल गया है। ये 4 या 5 महीने में एक कब्रिस्तान बंद हो जाना चाहिए था। तो आज आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग की जाए कि क्या प्रशासन ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लाए या कौन सी ऐसी स्कीम्स लाए जिसकी वजह से यहाँ के जो जनाजे बाहर ले जाने का मसला है ये जल्द से जल्द हल किया जा सके? देखिए, जनाजा एक ऐसी चीज है, वो किसी की भी जिंदगी, किसी के भी घर के अंदर जब जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है तो उस वक्त उसका दिमाग कुछ काम नहीं करता कि क्या करा जाए, और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। और मुस्लिम शरीयत के हिसाब से इसको जलाया भी नहीं जा सकता, इसको घर में रखा भी नहीं जा सकता, इसको ऐसे हालात में इंसान क्या करे। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो यहाँ का डिपार्टमेंट जो है एमिस्ट वार्ड का, और जो हमारा जो ब्रह्ममुंबई महानगर पालिका का जो इतना बड़ा पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी हमारी कॉर्पोरेशन है, इतना बड़ा फंड है, तो 6 साल पहले उनको अल्टरनेट इसका वो करना चाहिए था जब हमने आवाज़ उठाई थी। इसका एक ही इलाज है कि इसको तीसरे कब्रिस्तान की, अब तो मैं कहता हूँ चौथे कब्रिस्तान की भी जरूरत है यहाँ, क्योंकि अभी 4-5-6 साल में जो SRE की बिल्डिंग के अंदर जो लोग आए उनकी तादाद भी बढ़ गई, जो बच्चे थे वो अब जवान हो गए। अब यहाँ आप देखिए, जो 50 साल पहले जो PAP में लोग आए हुए थे उनको 10x10 का एक 10x15 का प्लॉट दिया गया था, आज वो प्लॉट जो है 4 माले में बदल चुका है। तो आबादी बढ़ गई ना यहाँ। तो एक ही अल्टरनेट है कि भाई खाली जगह देखकर आपको एक कब्रिस्तान फौरी तौर पर यहाँ, छोटा सा कब्रिस्तान हो, 1 एकड़ 2 एकड़ में आपको देना चाहिए यहाँ।
तो नाज़रीन देखा, ये थे अब्दुल बारी साहब जिन्होंने इस पूरे मामले की तफसीलात के साथ विद एविडेंस विद प्रूफ के साथ आपने देखा कि इन्होंने बाकायदा डेट्स वगैरह लिखी है कि कब शुरू हुआ, कब बंद हुआ, कितना फंड लगा, किस कॉन्ट्रैक्ट, किसको मिला कॉन्ट्रैक्ट, किसने काम किया, वो सारी चीज़ों पर इन्होंने एक डेटा अपने पास जमा रखा है और इस पर ये वर्कआउट कर रहे हैं। बाकायदा 2018 के कई अखबारात में, सामना, इनकलाब, उर्दू टाइम्स वगैरह जैसे बड़े अखबारों में भी इन्होंने अपने इश्तिहारात दिए थे। ये न्यूज़ वगैरह शाया हुई थी इनकी, कई डिजिटल मीडिया पर भी इनके बाइट्स वगैरह चली थी उस जमाने में। तो आज इनका कहने का मतलब यही है कि बस एक कब्रिस्तान की सख्त से सख्त जरूरत है। जी अब्दुल बारी भाई। और एक बात मैं अहम बात जो कहना चाहता हूँ ये कि अभी बरसात के मौसम में एक तो कब्रिस्तान बंद था, रफीक नगर कब्रिस्तान। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जाके वहाँ फुटेज लीजिए। जो मैंने इल्ज़ामात लगाए, जो अभी आपने कहे, उसकी बुनियाद है। उस बुनियाद पे मैंने कहा कि भाई इस कॉन्ट्रैक्टर को हमने कहा था कि ये खान एंड सन्स को 2018 में कि इसको ब्लैक लिस्ट करो आप और इसकी इंक्वायरी करवाओ आप और इससे पेनल्टी लो आप, मगर उस वक्त गवर्नमेंट के कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी। मुझे आप जाके देखिए, मुझे शर्म आती है आपको बताते हुए कि वो पूरा के पूरा दीवार जो है कब्रें जिस पे लगी हुई थी, वो पूरी दीवार ही गिर गई है बरसात में। और उसके साथ जो सेफ्टी दीवार जो बाहर की थी, आप जाके देखिए वो सेफ्टी दीवार भी गिर चुकी है। इसका मतलब है कि जो हमने उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम हमारा दुरुस्त था कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। इसने जब दीवारों में घोटाला किया, जो कब्रिस्तान के अंदर जो मिट्टी डाली गई उसमें घोटाला किया, उसका सबूत आज सारी दुनिया देख रही है। आज बीच में यहाँ हमारी जो ससानी मैडम है, उन्होंने एक पाबंदी लगा दी थी कि भाई रात के 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक यहाँ पब्लिक नहीं जा सकती। तो ये क्यों लगाया था उन्होंने? ये कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की है उसके ऊपर पर्दा डाले। अभी उधर पसरे की दीवार बन रही है। अब पथरे की दीवार बना के आप क्या जो बॉडी दफन है, हाँ, वो मट्टी का लोड के पथरे की दीवार रोक सकेगी? जब वो पत्थरों की दीवार नहीं रोक सकी तो पथरे की दीवार कैसे रोकेगी? इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। 2018 में जो हम लोगों ने डिमांड की थी E.A. खान एंड सन्स और उसके साथ जो सब कॉन्ट्रैक्टर था चूनावाला, आसिफ चूनावाला, अगर उसके ऊपर इंक्वायरी होती तो ये आज जो हालात हुए हैं, आज ये पेनल्टी और तमाम चीजें उससे वसूली जा सकती थी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक विजिट करिए आप उसका। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमने विजिट किया भी है और आप हमारे अदर स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख रहे होंगे कि इस वक्त कब्रिस्तान की विजुअल्स हमारे दूसरे स्क्रीन पर चल रहे हैं कि किस तरह के मामलात है। दीवार गिर चुकी है, वेल्डिंग का काम जारी है, पत्थरों को वेल्ड करके लगाया जा रहा है टेम्पररी बेसिस पे। और इवन आप वो भी देखेंगे जो पैसेज है जहां पर मुर्दों को दफन किया जा रहा है, वहां पर 8-8 इंच के गड्ढे खोदे गए हैं ताकि लोखंड के एंगल्स डाले जाएंगे और उन दीवारों को सपोर्ट किया जाएगा। ये इस वक्त विजुअल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है नाजरीन, ये विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमने अब्दुल बारी साहब से पूरी तफसील के साथ बात की है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये डिटेल्स आपके समझ में आई होगी। यदि अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी इनकी दे देंगे ताकि आप इनसे ईमेल के माध्यम से राब्ता करके और डिटेल्स और जानकारी अब्दुल बारी भाई से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।